अगर आप यह नहीं करेंगे तो मुसीबत का सामना करेंगे। सन 1898 में न्यूयॉर्क के रॉकलैंड काउंटी में एक दुखद घटना घटी। एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और उस दिन उसके पड़ोसी अंतिम संस्कार में जाने की तैयारी कर रहे थे। जिम फॉल्ले बाड़े में गया और घोड़े के तैयार करने लगा। पूरी धरती बर्फ से ढकी थी, हवा ठंडी और कांपने वाली थी। घोड़े ने कई दिनों से कसरत नहीं की थी और उसे पानी की धारा से गुजरना था। वह पानी से खेलने लगा। उसने हवा में दोनों पैर उछाले और जिम फॉल्ले को मार डाला। स्टोरी पॉइंट के उस छोटे गांव में उस दिन 2 अंतिम संस्कार हुए। जिम फॉल्ले अपने पीछे एक विधवा और 3 बच्चे और इंश्योरेंस में कुछ $100 छोड़ गया। उसका सबसे बड़ा लड़का जिम 10 साल का था और वह ईंट की भट्टी में काम करने लगा। वह बालू को गीला करके सांचे में ढालने लगा और उसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ने लगा। इस बच्चे जिम के पास कोई शिक्षा नहीं थी, पर अपनी सहज जिंदा दिली के कारण वह लोगों का दिल जीत लेता था। इसीलिए वह राजनीति में चला गया और जैसे वक्त गुजरता गया उसने लोगों के नाम याद करने की विलक्षण क्षमता हासिल कर ली। उसने कभी हाई स्कूल को अंदर से नहीं देखा, लेकिन 46 साल होने से पहले उसे 4 कॉलेजों ने डिग्री से सम्मानित किया और वह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी एंड पोस्टमास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का चेयरमैन बन गया। मैंने एक बार जिम फॉल्ले का इंटरव्यू लिया और उनसे उनकी सफलता का राज पूछा। उन्होंने कहा, कड़ी मेहनत। और मैंने कहा, आप मजाक मत कीजिए। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे हिसाब से उनकी सफलता का राज क्या है। मैंने कहा, मुझे लगता है आप 10,000 लोगों को उनके नाम से पुकार सकते हैं। नहीं, आप गलत हैं। उन्होंने कहा, मैं 50,000 लोगों को उनके नाम से बुला सकता हूँ। इस बारे में कोई गलती मत कीजिए। अपनी इसी काबिलियत के कारण मिस्टर फॉल्ले ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को व्हाइट हाउस पहुंचने में मदद की जब वे सन 1932 में रूजवेल्ट की कैंपेन कर रहे थे। जब जिम फॉल्ले जिप्सम कर्सन के लिए सेल्समैन का काम कर रहे थे और जब वे स्टोनी पॉइंट के टाउन क्लर्क का काम कर रहे थे, तब उन्होंने नाम याद करने का एक सिस्टम विकसित किया। शुरुआत में यह बहुत सरल था। जब भी वे किसी नए इंसान से मिलते, उसका पूरा नाम, उसके परिवार, बिजनेस और राजनीतिक विचारधारा के बारे में कुछ सूचनाएं एकत्र करते थे। वे उन सारे तथ्यों को दिमाग में तस्वीर की तरह बैठा लेते और जब भी दोबारा उस इंसान से मिलते, भले ही कई साल बीत चुके हों, वे उससे हाथ मिलाते, उसके परिवार के बारे में पूछते और उसके घर के गार्डन के बारे में पूछते। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती गई। रूजवेल्ट के प्रेसिडेंट कैंपेन शुरू होने के महीनों पहले जिम फॉल्ले ने रोज पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी प्रदेश के लोगों को हजारों चिट्ठियां लिखी। फिर वे ट्रेन में चढ़े और 19 दिन में उन्होंने 20 राज्य और 12,000 मीलों का सफर बग्गी, ट्रेन, ऑटोमोबाइल और नाव से तय किया। वे शहर में जाते, लोगों से लंच और ब्रेकफास्ट पर मिलते और उनसे आत्मीयता भरी बातें करते। फिर वे अपनी यात्रा आगे बढ़ाते। जैसे ही वे पूरब से वापस आए, उन्होंने शहर के एक आदमी को पत्र लिखा और उन सारे मेहमानों की लिस्ट मांगी जिनसे वे मिले थे। फाइनल लिस्ट में हजारों लोगों के नाम थे। फिर भी हर इंसान को जिम फॉल्ले ने निजी पत्र मिलने का सौभाग्य मिला। यह पत्र डियर बिल या डियर जिम से शुरू होते और हमेशा इनके नीचे जिम के हस्ताक्षर होते। जिम फॉल्ले ने जिंदगी की शुरुआत में ही जान लिया था कि एक समान इंसान पूरी दुनिया के सभी लोगों के नामों से ज्यादा अपने नाम में रुचि रखता है। आप और उससे उसे बुलाकर उस इंसान को बड़ी बारीकी से इज्जत दे सकते हैं, और अगर आप इसे भूल गए या आपने इसे गलत बोला तो आपने अपने आप को परेशानी में डाल लिया। उदाहरण के तौर पर, मैंने एक बार पेरिस के एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आयोजित किया और उस शहर में रहने वाले सभी अमेरिकनों को पत्र लिखे। फ्रेंच टाइपिस्टों ने अंग्रेजी की अधूरी जानकारी के कारण नामों को गलत लिख दिया। पेरिस के एक बड़े अमेरिकन बैंक के मैनेजर ने मुझे निंदा करते हुए पत्र लिखा क्योंकि उनका नाम गलत लिखा हुआ था। कभी कभी किसी नाम को याद करना मुश्किल होता है, खासकर जब उसका उच्चारण करना मुश्किल हो। कई लोग इससे सीखने की जहमत उठाने की बजाय इसे अनदेखा करते हैं या फिर कोई आसान सा नाम दे देते हैं। सिड लेवी ने एक ग्राहक को कॉल किया जिसका नाम निकोडेमस पापाडुलस था। अधिकतर लोग इसे सिर्फ निक कहकर बुलाते थे। लेवी ने हमें बताया, मैंने उसे कॉल करने से पहले उसका नाम कई बार बोलने का अभ्यास किया। जब मैंने उसे उसके पूरे नाम से बुलाया, गुड आफ्टरनून मिस्टर निकोडेमस पापाडुलस, तो वह चौंक गया। कई मिनटों तक उससे कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उसने आंसू भरे आंखों से कहा, मिस्टर लेवी, पिछले 15 साल से मैं इस देश में हूँ, पर कभी किसी ने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाने की जहमत नहीं उठाई। एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का राज क्या था? उन्होंने स्टील किंग कहा जाता था, लेकिन वे खुद स्टील के निर्माण के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। उनके नीचे सैकड़ों लोग काम करते थे जो स्टील के बारे में ज्यादा जानते थे। उन्हें लोगों के साथ बर्ताव करने का तरीका मालूम था और इसी बात ने उन्हें अमीर बनाया था।
जीवन की शुरुआत में उन्होंने संगठन बनाने की प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता में हुनर दिखाया। जब तक वे 10 साल के हुए तो जान गए थे कि लोग अपने नाम को कितना महत्व देते हैं। उन्होंने इस जानकारी का इस्तेमाल लोगों का सहयोग जीतने में किया। इसे समझाने के लिए देखें, जब वे स्कॉटलैंड में एक छोटे बच्चे थे, उन्हें एक मादा खरगोश मिले। जल्द ही उसके पास नन्हे खरगोशों की भीड़ हो गई, लेकिन उनके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था। पर उनके पास एक ब्रिलियंट आइडिया था। उन्होंने पड़ोस के बच्चों को कहा कि अगर वे खरगोशों को खिलाने के लिए घास और पत्ते लेकर आएंगे तो उन खरगोशों का नाम उन बच्चों के सम्मान में रखा जाएगा। इस योजना ने जादू की तरह काम किया और कार्नेगी इसे कभी नहीं भूले। सालों बाद उन्होंने इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके लाखों डॉलर कमाए। उदाहरण के तौर पर वे पेंसिल्वेनिया रेड रोड को स्टील रेल बेचना चाहते थे। उस समय पेंसिल्वेनिया रेड रोड के प्रेसिडेंट जे एडगर थॉमसन थे। इसीलिए एंड्रयू कार्नेगी ने पीटर्सबर्ग में एक बड़ी स्टील मिल बनवाई और उसका नाम रखा एडगर थॉमसन स्टील वर्कर्स। यहाँ एक पहेली है, देखिए आप इसे सुलझा पाते हैं या नहीं। जब पेंसिल्वेनिया रेड रोड को स्टील रेल की जरूरत होती थी तो उसे जे एडगर थॉमसन कहाँ से खरीदते थे? सीयर्स से या रोबेक से? नहीं, आप गलत हैं। फिर से अनुमान लगाइए। जब कार्नेगी और जॉर्ज पलमैन रेड रोड स्पेलिंग कॉर बिजनेस में प्रभुत्व के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे थे, स्टील किंग ने खरगोशों से सीखा अपना पाठ फिर दोहराया। द सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, जिसे एंड्रयू कार्नेगी नियंत्रित करते थे, उस कंपनी से लड़ रही थी जिसके मालिक पुलमैन थे। दोनों ही एक दूसरे से यूनियन पैसिफिक रोड की स्लीपिंग कार बिजनेस लेने के लिए झगड़ रहे थे, कीमतें घटा रहे थे और लाभ के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। कार्नेगी और पुलमैन यूनियन पैसिफिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने न्यूयॉर्क के सेंट निकोलसन होटल में एक शाम मिलने पर कार्नेगी ने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन, आपको नहीं लगता हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या मतलब? पुलमैन ने पूछा। तब कार्नेगी ने वह बताया जो उनके दिमाग में था, दोनों के फायदों का मिलना। उन्होंने एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ काम करने के फायदे बताए। पुलमैन ने ध्यान से सुना पर वे पूरी तरह से सहमत नहीं थे। तब उन्होंने पूछा, आप नई कंपनी का नाम क्या रखेंगे? तब कार्नेगी ने तुरंत जवाब दिया, पुलमैन पैलेस कॉर कंपनी। बेशक। पुलमैन का चेहरा चमक उठा। मेरे कमरे में आइए, उन्होंने कहा, इस बारे में बात करते हैं। इस बातचीत ने इतिहास बना दिया। दोस्तों और बिजनेस सहयोगियों के नामों को याद रखना और उनका सम्मान करना एंड्रयू कार्नेगी की सफलता के रहस्यों में से एक था। उन्हें इस बात का फक्र था कि वे अपनी फैक्ट्री के कई कर्मचारियों को उनके पहले नाम से बुला सकते थे और वे इस बात को गर्व से बताते थे कि उनकी फैक्ट्री में कभी कोई हड़ताल नहीं हुई। टेक्सास कॉमर्स बैंक शेयर्स के चेयरमैन बेंटन लव का मानना है, जो संगठन जितना बड़ा होता जाता है वह उतना ही अंदर से ठंडा होता जाता है। इसमें गर्माहट लाने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के नाम याद रखें। जो एग्जीक्यूटिव मुझे यह बताता है कि वह लोगों के नाम नहीं याद रख सकता, वह मुझे यह बता रहा है कि वह अपने बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा नहीं जानता और रेत के टीले पर काम कर रहा है। राचो प्लोस वेडेस कैलिफोर्निया के करेन किरेस, जो कि TWA के फ्लाइट अटेंडेंट है, ने अपने केबिन के यात्रियों के नाम याद रखने का अभ्यास किया और उनकी सेवा करते समय वे नाम बोलकर पुकारा करती थी। इस कारण से उन्हें उनकी सेवा के लिए काफी तारीफें मिली जो उन्हें और उनकी एयरलाइन को दी गई थी। एक यात्री ने लिखा, मैंने TWA से बहुत दिनों से यात्रा नहीं की है, पर मैं अब से सिर्फ TWA से ही यात्रा करूंगा। आपके कारण मुझे महसूस होता है कि आपकी एयरलाइन काफी आत्मीयता बरतती है, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। लोगों को अपने नाम पर इतना अभिमान होता है कि वे इसे फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। PT बर्मन जैसा कड़क आदमी, जो अपने समय का सबसे बड़ा शोमैन था, उन्हें भी इस बात का दुख था कि उनके नाम को आगे ले जाने के लिए उनका कोई बेटा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने पोते CS सीले को $25,000 ऑफर किए ताकि वह अपना नाम बर्नम सीले रख ले। कई शताब्दियों तक सामंत और राजे महाराजे कलाकार, संगीतज्ञों और लेखकों की आर्थिक सहायता करते थे ताकि वे अपनी रचनाओं का नाम उन सामंतों और राजाओं के नाम पर रखें। पुस्तकालय और संग्रहालयों के सबसे समृद्ध संकलन उन लोगों के पैसों से आते हैं जिन्हें यह बात सहन नहीं होती कि उनके नाम आगे चलकर खो जाएंगे। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के पास एस्टर और लेनोन्स कनेक्शन है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम बेंजामिन ओल्टामैन और JP मॉर्गन के नामों को आगे बढ़ाता है और लगभग सभी चर्च में सजे हुए रंगीन कांचों की खिड़कियां उन नामों को प्रदर्शित करती हैं जिनके दान से वे बनी हैं। ज्यादातर विश्वविद्यालयों की इमारतें उन दान देने वालों के नाम पर बनी है जिन्होंने उनके सम्मान में अपनी पोटली खोल दी। अधिकतर लोग नाम याद नहीं रखते क्योंकि वे नामों को अपने दिमाग में बिठाने के लिए जरूरी मेहनत नहीं करते। वे बहाने बनाते हैं कि बहुत व्यस्त हैं, पर वे शायद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से ज्यादा व्यस्त नहीं है जिन्होंने उन मैकेनिकों के नाम याद रखने से भी मेहनत की जिनके संपर्क में वे आए। इसे समझने के लिए देखें, क्रिसलर
ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर रूजवेल्ट के लिए एक विशेष कार बनाई क्योंकि वे अपने अपंग पैरों के कारण सामान्य कार इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। WF चैम्बरलेन और एक मैकेनिक यह कार लेकर व्हाइट हाउस गए। मेरे पास मिस्टर चैम्बरलेन का एक पत्र मिला जिसमें वे अपना अनुभव बताते हैं। मैंने रूजवेल्ट को यह सिखाया कि कार के अलग प्रकार के सिस्टम कैसे इस्तेमाल किए जाए और उन्होंने मुझे सिखाया कि लोगों के साथ कैसे बेहतरीन व्यवहार किया जाए। जब मैंने व्हाइट हाउस फोन किया, मिस्टर चैम्बरलेन लिखते हैं, प्रेसिडेंट काफी खुश मिजाजी से मिले। उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा और मुझे काफी सहज महसूस कराया और मुझे जोर देकर बताया कि वे मेरे द्वारा दिखाई जाने वाली चीजों में से बहुत उत्सुक हैं। कार इस तरह से बनाई गई थी, इसे सिर्फ हाथों से चलाया जा सकता था। उस कार को देखने भीड़ सी लग गई और उन्होंने कहा, मुझे लगता है यह कमाल की चीज है। आपके सिर्फ बटन छूने से यह चलने लगती है और आप इसे बिना किसी कोशिश के चला सकते हैं। मेरे हिसाब से यह बेहतरीन है। पता नहीं यह कैसे काम करती है। मेरा मन कर रहा है कि इसे पार्ट प्रोजेक्ट को खोल कर देखूं कि यह कैसे काम करती है। जब रूजवेल्ट के दोस्त और सहकर्मी मशीन की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने मेरी उपस्थिति में कहा, मिस्टर चैम्बरलेन, आपने जो समय और ऊर्जा इस कार को बनाने में लगाई उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। यह एक बड़ा मुश्किल काम था। उन्होंने रेडिएटर स्पेशल रियर विजन मिरर और क्लॉक स्पेशल स्पॉटलाइट, ड्राइवर की सीट की बनावट और मोनोप्रोग्राम वाले स्पेशल सूटकेस की तारीफ की। दूसरे शब्दों में, उन्होंने हर उस छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया जिसे बनाने में मैंने मेहनत की थी। उन्होंने हर पार्ट पुर्जे पर मिसेज रूजवेल्ट, मिसेज परकिंस, लेबर के सेक्रेटरी और उसके सेक्रेटरी का ध्यान आकर्षित किया। फिर वे व्हाइट हाउस के पोर्टर को लेकर आए और उससे कहा, जॉर्ज, तुमने इन सूटकेसों का ज्यादा ध्यान रखना होगा। ड्राइविंग लेसन के खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट मेरी ओर मुड़े और बोले, अच्छा मिस्टर चैम्बरलेन, मैं फेडरल रिजर्व बोर्ड को 30 मिनटों से इंतजार करा रहा हूँ। मुझे अब वापस काम पर चले जाना चाहिए। मैं अपने साथ एक मैकेनिक व्हाइट हाउस ले गया। उसे रूजवेल्ट से मिलाया गया। जब वे पहुंचे, उसने प्रेसिडेंट से बात नहीं की और उन्होंने उसका नाम सिर्फ एक बार सुना। वह शर्मिला था और पीछे खड़ा था। हमारे जाते समय प्रेसिडेंट ने मैकेनिक को खोजा, उससे हाथ मिलाया और उसे उसके नाम से पुकारा और उसे हमारे साथ वाशिंगटन आने के लिए धन्यवाद दिया। उनके धन्यवाद में कोई बनावट नहीं था, उनकी बातों में सच्चाई थी। मैंने यह महसूस किया। न्यूयॉर्क लौटने के बाद मुझे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का ऑटोग्राफ दिया जिसमें मेरे काम के लिए धन्यवाद वाला एक नोट भी था। उन्हें इन चीजों के लिए वक्त कैसे मिला मेरी समझ में नहीं आता। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जानते थे कि लोगों की अच्छी भावनाएं पाने के लिए एक सबसे सरल, अच्छा और जरूरी तरीका है उनके नामों को याद रखना और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करना। फिर भी हम में से कितने इसका इस्तेमाल करते हैं? आधे समय हम किसी अजनबी से परिचय होने के बाद उससे कुछ मिनटों के लिए बात करते हैं और विदा लेते समय तक उसका नाम भूल जाते हैं। कोई भी राजनेता सबसे पहले चीज जो सीखता है वो ये है, किसी वेटर का नाम याद रखना शासन कला है, उसे भूल जाना बहुत बड़ी गलती है। नेपोलियन तृतीय, फ्रांस का बादशाह और ग्रेट नेपोलियन का भतीजा, अक्सर यह कहा करता था कि अपने शाही कामों के बावजूद वह हर इंसान का नाम याद रखता था जिससे वह मिला हो। उसका तरीका सरल है। अगर वह नाम ठीक से नहीं सुन पाता था तो बोलता था, माफ करना, मैंने नाम ठीक से नहीं सुना। तब अगर वह अनोखा नाम होता तो वह कहता, इसकी स्पेलिंग क्या है। बातचीत के दौरान वह नाम को कई बार मन ही मन दोहराता और उस नाम को उस इंसान के चेहरे, भाव और देखने के तरीके से जोड़ता। अगर वह इंसान बहुत महत्वपूर्ण होता तो नेपोलियन और भी मेहनत करता, जैसे कि वह अकेला होता, उस नाम को कागज पर लिख लेता, उसे देखता, उस पर मन ही मन फोकस करता और फिर उस कागज को फाड़ डालता। इस तरह से वह उस नाम को कान के साथ साथ आंखों में भी बैठा लेता। इन सभी चीजों में वक्त लगता है, पर शिष्टाचार छोटे मोटे त्यागों से ही बनता है, ऐसा इमर्सन ने कहा था। नामों को याद रखना और इस्तेमाल करना सिर्फ राजाओं और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को ही जरूरत नहीं है, यह हम सब के लिए फायदेमंद है। किन नोटिंघम, इंडियाना के जनरल मोटर्स के कर्मचारी अक्सर कंपनी कैफेटेरिया में लंच किया करते थे। उन्होंने देखा कि काउंटर के पीछे खड़ी रहने वाली महिला के चेहरे पर त्योरियां चढ़ी रहती थी। वह 2 घंटे से सैंडविच बना रही थी और मैं भी उसके लिए सैंडविच ही था। मैंने उससे बताया कि मैं क्या चाहता हूँ। उसने छोटे तराजू पर मीट तौला, फिर मुझे लेटुस का एक पत्ता दिया, उस पर आलू के थोड़े चिप्स डाले और मुझे दे दिए। अगले दिन मैं उसी लाइन में गया, वही औरत, वही त्योरिया। फर्क सिर्फ इतना था, मैंने इस बार उसका नाम नोटिस किया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हेलो यूनिस। फिर उसने बताया कि मुझे क्या चाहिए। इस बार वह तराजू को भूल गई और ढेर सारा मीट डाला, लेटुस के 3 पत्ते डाले और तब तक आलू के चिप्स डालती रही जब तक वो गिरने ना लगे। हमें नाम में रखे जादू को जानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि इस चीज का पूरी तरह से मालिक वह इंसान है जिसे हम बात कर रहे हैं।
वह नाम उस इंसान को भीड़ से अलग करता है, वह उसे अनोखा बनाता है। हमारे द्वारा किया गया निवेदन बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है जब हम उस इंसान से उसके नाम के साथ बात करते हैं। चाहे वेट्रेस हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसके साथ बर्ताव करते समय नाम जादुई प्रभाव दिखाता है। याद रखिए कि किसी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और जरूरी आवाज है।